केमिस्ट्री 9th का NCERT सिलेबस से तुम लोग को पहला चैप्टर चल रहा है पार्ट 21 ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें 6 पॉइंट हो चुका है पहले वाला पार्ट में और ये 3 पॉइंट बच रहा है जो इस पार्ट में आज समाप्त कर देंगे। तो अगला पॉइंट है प्रसार या संकुचन। तो प्रसार या संकुचन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन का क्या अर्थ होता है? प्रसार का अर्थ होता है फैलना। जैसे फैलना का अर्थ समझ रहे हो ना। तो लोग एक चीज़ फील करना, रेल की पटरी को देखा है ठीक ढंग से। जैसे देखो रेल की पटरी समानांतर पैरेलल होती है तो ध्यान दो, बीच बीच में देखना पटरी जोड़ा हुआ है रहता है जी। सही ढंग से देखना। तो मान लो ये पहला पटरी AB है, दूसरा पटरी CD है, तो बीच में जोड़ा जाता है और इस तरह जोड़ा जाता है जो बीच में देखना थोड़ा सा खाली स्थान है जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर। ऐसा क्यों? मतलब ये खाली स्थान थोड़ा सा क्यों रखा जाता है? तो इसका संबंध इसी से है, पहले इसको समझ लो। अब तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करेंगे तो उसको कौन सी ऊर्जा मिलेगी? हीट ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। अगर हम लोग एक लोहे के छड़ को गर्म करेंगे या किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान या जगह बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्योंकि ठोस कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस के कणों के बीच की दूरी कम होती है और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तो अलग नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लो ये कण है, ठोस के कण, कोई ठोस है, ये कोई ठोस पदार्थ है, पिंड है। तो कणों की स्थिति के बारे में हम बतलाए थे। ये कण जो हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है। तो आकर्षित जो करता है जैसे बड़ा कण के ही रूप में दिखलाते हैं। तो ये कोई ठोस पदार्थ का ये कण है, तो ये कण गतिशील रहता है। गतिशील रहता है इसका अर्थ ये हुआ जो अपनी जहाँ पर है, कोई कण यहाँ पर है तो इसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मतलब कंपन होता है। अपने मध्य स्थान के चारों ओर ऐसे 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 कंपन होगा या ऊपर नीचे ऐसे कंपन होगा या इसी स्टाइल में, लेकिन अपना स्थान नहीं बदलता है। तो लोहा का छड़ लोगे, इसमें ऐसे उंगली से मारो, तो उंगली से ऐसे टच करोगे तो इसके कण में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कंपन बढ़ जाएगा। तो कंपन बढ़ता है तो अपना स्थान नहीं छोड़ता है, बल्कि यहाँ पर है ए बिंदु पर कोई कण है तो ये जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, ऐसे 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 अपनी मध्य स्थिति से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करता रहेगा। तो जब हम लोग किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसे उष्मा ऊर्जा मिलती है। ये उष्मा ऊर्जा पाने पर ठोस पदार्थ के कणों का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण जब तक इसको उष्मा ऊर्जा मिलती है तो ऐसी स्थिति में इसमें थोड़ा सा प्रसार होगा। अभी जो उदाहरण दिए थे ठोस कणों में, ठोस में अगर हम हीट एनर्जी बढ़ाते हैं, हीट एनर्जी किसी ठोस पदार्थ को देते हैं तो उस हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा को पाकर इसका कंपन वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रसार होता है। प्रसार मतलब फैलना।
अब ये कंपन मतलब वाइब्रेट। हाँ, कंपन मतलब जैसे ये मार्कर है ना, तो ऐसे 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 कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है अपने स्थान से। लेकिन है वहीं पर। हाँ, है वहीं लेकिन पर। हिल रहा है थोड़ा। हाँ, अपने दाईं बाईं ओर या ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, अपने मूल स्थान पर ही रहता है। जैसे ये कोई कण है, एक ही कण पर उदाहरण लो, ये तो खरबों खरब कण के बने होते हैं कोई भी ठोस पदार्थ। तो जब ये उष्मा ऊर्जा पाएगा तो ये मान लो P बिंदु पर ये कण है, तो उष्मा ऊर्जा पाने के बाद अपनी मध्य स्थिति ये P बिंदु है, तो इससे थोड़ा इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो अपने मध्य स्थान से जितना मान लो 1 सेंटीमीटर का 1,000वां भाग इधर जाएगा, तो फिर यहाँ आएगा और 1 सेंटीमीटर का 1,000वां भाग इधर जाएगा। जब गर्म करेंगे तब उष्मा ऊर्जा मिलेगा। तब उष्मा ऊर्जा पाने के बाद ठोस कणों के बीच जो है अंतर आकर्षण बल तो काम करता ही है, बहुत अंतर आकर्षण बल। तो उष्मा ऊर्जा पाता है तो इसका कंपन वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जब ये वाइब्रेशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रसार होगा। जैसे ये अभी तुम लोग को बताए, ये रेल की पटरी है, एक ही पटरी का उदाहरण लो, और जहाँ पर जोर रहता है ना, जुटा रहता है, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, ये AB एक पटरी है और यहाँ C पर जोर है। तो गर्मी के टाइम में कड़ी धूप में, समर गर्मी ऋतु में, ये उष्मा ऊर्जा पा करके इसका थोड़ा सा प्रसार होता है, और जब ये प्रसार मतलब फैलना, सभी दिशाओं में फैलना, तो ये और ये जब ये प्रसार होगा तो आपस में सट करके यहाँ पर हो सकता है इसकी स्थिति कैसी हो जाए, ऐसा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, यानी इधर झुक जाए, इधर झुक जाए। जब सटेगा तो प्रसार में इधर झुक जाए, उधर। अब रेलगाड़ी का एक ये है, मान लो रेलगाड़ी आ रही है, तो एक चक्का जो आएगा तो यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, मिट्टी पर चला जाएगा। तो इसीलिए रेल की पटरी जहाँ पर जोड़ी जाती है, थोड़ा सा ब्लैंक स्थान, खाली जगह रखा जाता है, क्योंकि गर्मी ऋतु में उष्मा ऊर्जा पाकर इसका जब प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा और रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। खाली जगह रखेगा तब इसीलिए खाली जगह जोर पर रखा जाता है, जहाँ ज्वाइंट। पहले पटरी को तू लोग गौर से देखा है तो देखना, यहाँ पर नीचे में लकड़ी रहती है, कील से ठोक दिया जाता है। लेकिन ये पटरी जो होती है ना, इस्पात वाला या मान लो लोहे वाला, तो ऐसी पटरी थोड़ी रहती है जो 2-2 किलोमीटर का एक ठो पटरी, सिंगल एक पीस, ऐसा तो नहीं होता है। तो मान लो 50 फीट का है या 20 फीट का है या 25 फीट का है, और कितना लंबा रहता है, मतलब रेल का रूट हजारों किलोमीटर रहता है। तो रेल की पटरी को जब जोड़ा जाता है ना, तो जहाँ पर एक पीस है, मान लो एक पीस हो गया AC और दूसरा पीस हो गया DB, तो AC और DB को जब जोड़ेगा ना, तो यहाँ जोर पर थोड़ा सा खाली स्थान रखेगा, क्योंकि गर्मी पा करके जब इसके कण में वाइब्रेशन बढ़े और थोड़ा सा इसमें एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, तो ये दोनों सट जाएगा। सटेगा तो ऐसा ना, जो मतलब गर्मी पा करके मान लो सटेगा, और सटेगा तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर टेढ़ा हो सकता है। इसलिए बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान, ब्लैंक प्लेस रखा जाता है। तो प्रसार मतलब फैलना, समझ गया, या संकुचन मतलब सिकुड़ना, और प्रसार मतलब फैलना। तो ठोस पदार्थों को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके कण उष्मा ऊर्जा पाकर अपने ही जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसके कणों में एक वाइब्रेशन पैदा होगा, तो उसके सभी कणों में जब गर्म करोगे, ये लोहे का छड़ है, यहाँ गर्म करेंगे तो ये उष्मा ऊर्जा पूरे को न धीरे धीरे गर्म कर देगा। जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं, मान लो ये जैसे पन्नी को सब्जी चलाने वाला है, पन्नी को बरका, देखो ये हाइड्रोकार्बन है पन्नी। अब हाइड्रोकार्बन क्या है तो 10th के केमिस्ट्री में ये सब बतलाएंगे। पन्नी को गर्म करोगे तो
मतलब ये तो हाइड्रोकार्बन है, जलेगा। लेकिन लोहा को गर्म करोगे ना, ऊष्मा ऊर्जा पाने पर अब कहोगे इतना न गर्म कर दो जो गल जाए, अपने क्वथनांक को प्राप्त कर ले। समझा? इसका मेन पॉइंट जो है, इसका वर्णन सुन लो। ठोस पदार्थों को गर्म किए जाने पर ऊष्मा ऊर्जा पाता है, फलस्वरूप उसके कणों के बीच जो पार्टिकल्स होता है उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, और वाइब्रेशन पैदा होता है तो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। वाइब्रेशन के चलते इसके लंबाई, चौड़ाई या मोटाई में थोड़ा सा प्रसार होगा। अब और पुनः जब ऊष्मा ऊर्जा को हटा दोगे तो अपने मूल रूप में आ जाएगा। ऐसा नहीं है जो पर ये इतना कंपन पैदा होगा जो अपना स्थान छोड़ करके भाग जाएगा। मोटा हो जाएगा या फैल मोटा नहीं होगा, वाइब्रेशन होगा ऊष्मा ऊर्जा पा करके। उसके कण में थोड़ा वृद्धि हो जाएगी। जब वाइब्रेशन सब कण एक दूसरे को हिलाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा जो थोड़ा सा इसका लंबाई कुछ बहुत कम, नगण्य नहीं के बराबर, लेकिन कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में वृद्धि हो जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा के हट जाने पर पुनः वह अपने रूप में आ जाती है। यानी गतिज ऊर्जा, कणों का जो है ना, गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। कोई पिंड अगर गति में है तो इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई पिंड अस्थिर है तो अस्थितिज ऊर्जा है उसमें। समझा इसको? चलो लिखते हैं। अब जैसे ये मान लो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ठोस पदार्थ से ऊष्मा अगर निकले, लोहा को तो आजकल स्पर्श करो और जाड़े के समय में स्पर्श करो तो लोहा तुमको ठंडा लगेगा, जाड़े के टाइम में ज़्यादा ठंडा लगेगा। इसका मतलब है कोई भी ठोस पदार्थ है तो ऋतु के अनुसार उसके भीतर भी तो ऊष्मा ऊर्जा होती है ना। तो या तो ऊष्मा ऊर्जा किसी ठोस पदार्थ में दो बाहर से तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, या किसी ठोस पदार्थ में से ऊष्मा ऊर्जा निकालो यानी इसको ठंडा करो। गर्म करोगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी यानी कणों का वाइब्रेशन बढ़ेगा, और ठंडा करेंगे तो वाइब्रेशन पहले से कण गतिशील होते हैं, ठोस के कण गतिशील होते हैं, ये बतलाया है ना। तो गतिशील होते हैं का अर्थ ये है अपना स्थान नहीं बदलता है, अपने मूल स्थान पर वाइब्रेट करता रहता है, आगे पीछे या ऊपर नीचे। और ये वाइब्रेशन इतना कम होता है जिसे कोई महसूस नहीं कर पाता है। अगर हम लोग हीट एनर्जी देंगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी यानी वाइब्रेशन बढ़ेगा, लेकिन उसके कण अपना मूल स्थान को छोड़ करके आगे पीछे नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी ठोस पदार्थ से ऊष्मा ऊर्जा निकालेंगे, ऊष्मा ऊर्जा उसमें घटेगा तो उसमें संकुचन होगा, वाइब्रेशन कम होगा। ऊष्मा ऊर्जा का मतलब वाइब्रेशन नहीं, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। जाड़ा के टाइम में रजाई के भीतर में जो सोते हो तो किस स्थिति में सोते हो कल्पना करो। तो गर्मी के टाइम में पूरा हाथ पैर फैला करके आदमी सोता है, पंखा चला दो हाथ पैर फैला दो। जाड़ा के समय में कैसे सोता है? तो कोई आदमी सीधा है, ऐसे सीधा सोया हुआ है तो जाड़ा के टाइम में देखना पैर उर को मोड़ लेता है, इस स्टाइल में सोता है। तो सिकुड़ना शब्द नहीं जानता है, तो संकुचन का मतलब हो गया सिकुड़ना, और प्रसार का मतलब फैलना। तो दोनों एक हुआ ना? कैसे हुआ? हाँ समझ गए। सिकुड़ना और फैलना कभी एक हुआ जी? नहीं, रेल का पटरी का छोड़ के दूसरा एग्जाम। ऐसे भी तो एक मान लो सोना का ही छड़ रख दो, सोना के छड़ को गर्म करो, तो गर्म करोगे तो इसके भीतर में खरबों खरब कण है, तो ये कण ऊष्मा ऊर्जा पा करके उसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो नगण्य मात्रा में हाँ ऐसा महसूस नहीं होगा, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा पा करके वाइब्रेशन बढ़ता है और प्रसार होता है। पूरे लोहा ये सोना का जो छड़ है प्रसार फैलेगा, तब दाईं ओर बाईं ओर फैलेगा, ऐसी बात नहीं है।
मान लो ये सोना का टुकड़ा है तो सभी दिशाओं में, प्रसार का अर्थ हुआ सभी दिशाओं में, 10 दिशा बतलाया है ना, 10 दिशाओं में थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी जो नगण्य, नगण्य का अर्थ समझता है ना, वृद्धि तो होगी लेकिन महसूस नहीं होगा। और ऊष्मा ऊर्जा हटा लो तो ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो प्रसार का अर्थ समझ गया। संकुचन का अर्थ, जैसे ये मान लो तांबे का कोई छड़ है तो इसी में जो ऊष्मा ऊर्जा है इसको तू बर्फ में रख दो, किसी बर्फ में इसको तू डाल दो, तो बर्फ का तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पानी का तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये पानी बर्फ बन जाता है। तो बर्फ में इसको तू डाल करके छोड़ दो 1 घंटा, तो इसका तापमान ज़्यादा है और बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से इसका अधिक होगा तो बर्फ क्या करेगा, इससे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करेगा क्योंकि ऊष्मा का तल इसमें अधिक होगा और बर्फ में ऊष्मा का तल कम होगा। तो बर्फ इससे ऊष्मा ऊर्जा लेगा, जब ये ऊष्मा ऊर्जा लेगा तो इसके कणों का जो पहले से वाइब्रेशन है, थोड़ा सा कंपन करता है जो महसूस नहीं होता है, तो ये कंपन और कम हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा निकाले जाने पर। और ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो कंपन बढ़ जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा देने पर प्रसार होगा, फैलेगा, ऊष्मा ऊर्जा निकाले जाने पर संकुचन होगा यानी सिकुड़ेगा, बहुत कम, नहीं के बराबर, नगण्य, लेकिन सिकुड़ेगा। तो शब्द ही है देखो, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यानी प्रसार, फैलाव। कहता है ना नेता सब इलेक्शन लड़ता है तो रे प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार यानी प्रचार करो जो हम खड़ा हुए हैं, प्रसार, प्रसार मतलब फैलाओ इस बात को जो अमुक नेताजी खड़ा हुआ है वोट दो। तो एक शब्द है प्रसार, इसका अर्थ समझा। और संकुचन मतलब सिकुड़न, तो इसको हम भाषा में लिख देते हैं। इस पर हम लिख दिए हैं, इसको तू लोग उतार लो, समझ गया। तो इस तरह तुम लोगों का ये पॉइंट भी हो गया। अब लास्ट में 2 पॉइंट है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, पहले वाला पार्ट में पढ़ा दिए हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में किसी ठोस पदार्थ को गर्म किए जाने पर द्रव में नहीं बदलकर, लिक्विड में नहीं बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है ना ऐसी बात। तो यह सब तरह के ठोस पदार्थों के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ है जिसको हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा बल्कि सीधे वेपर में, वाष्प में बदल जाएगा, और पुनः वाष्प को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो द्रव में नहीं बदलकर सीधे ठोस बन जाएगा। ऐसी प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। और ऐसा पदार्थ, ऐसा ठोस पदार्थ सब्लिमेट कहलाता है। सब्लिमेट से सब्लिमेशन। तो ये छोटा पॉइंट है ऊर्ध्वपातन, इस पर लिख देते हैं। इसकी परिभाषा, सब्लिमेशन की परिभाषा बतलाए ही थे। ये लक्षण, प्रॉपर्टीज ठोस पदार्थों में होता है, सब में नहीं। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और पुनः ठंडा किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस रूप धारण कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ठोस पदार्थ है जिसका ये गुण होता है सब्लिमेशन का। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहते हैं, आगे बतलाएंगे इसका क्या, ये यौगिक है। दूसरा कपूर, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, नैप्थलीन, ये सब ऐसा ठोस पदार्थ है जिसका ये एक गुण होता है, गर्म करो तो सीधे वाष्प में बदल जाएगा, द्रव रूप नहीं धारण करेगा, ठंडा करो तो वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाएगा। तो इस तरह ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट, डिफ्यूजन, विसरण। ये लास्ट पॉइंट है, विसरण, डिफ्यूजन। पहले वाला पार्ट में बतला दिए थे, याद है? हाँ, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस, द्रव और गैस आपस में मिक्स। हाँ, जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन, विसरण कहते हैं।
तो ठोस, द्रव और गैस, अभी तो लोग ठोस का लक्षण पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टी। ठोस पदार्थों में भी लंबी अवधि के बाद विसरण की प्रक्रिया होती है, जैसे ZnCu, तो लोग संकेत आगे वाला चैप्टर में पढ़ोगे। ये जस्ता, ये हो गया तांबा, दोनों का क्षर ले लो, मान लो ये जस्ता है, जस्ता को Zn कहेंगे संकेत में, और ये तांबा, दोनों क्षर को सटा करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर, 2-4 दिन के लिए नहीं, 2-4 महीना के लिए नहीं, 2-4 वर्ष छोड़ दोगे इसी रूप में, तब दोनों को अलग करोगे तो अलग नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है, देखो ठोस पदार्थों के कण एक जगह से दूसरे जगह उसका गमन नहीं होता है। कहने का अर्थ ये लोहा का क्षर है या सोना का क्षर है या तांबा का, जिस पदार्थ का भी क्षर है, तो इसका कण जो है, जैसे एक हो गया ये सोना का क्षर, एक हो गया लोहा का, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो ऊपर वाला का कण नीचे वाला में नहीं प्रवेश करेगा, जबकि एक दूसरे के संपर्क में है ना, और नीचे वाला का कण ऊपर वाला में नहीं जाएगा। लेकिन लंबी अवधि के बाद, यानी कुछ वर्षों के बाद, अगर जस्ता और कॉपर के क्षर को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो कॉपर के कुछ कण जस्ता में प्रवेश कर जाएंगे और जस्ता का कुछ कण, जो संपर्क वाला भाग है, जस्ता का कुछ कण कॉपर में प्रवेश कर जाएगा, और कुछ वर्षों के बाद ये ऐसा देखा गया है, कुछ उदाहरण ऐसा है, ये दोनों सट जाएगा। अब कुछ वर्षों के बाद दोनों को हटाओगे तो आसानी से नहीं हटेगा। तो इसका अर्थ है विसरण की क्रिया में क्या होती है, डिफ्यूजन में पदार्थों के कण, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में प्रवेश कर जाते हैं। कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, यानी दोनों पदार्थ के कण एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। तो डिफ्यूजन सब तरह के ठोस में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा उदाहरण है जो ठोस पदार्थों में भी होता है। तो याद रहेगा उदाहरण में, ऐसा ठोस पदार्थ में जस्ता और तांबा याद रखना। देखो तू लोग पीतल का नाम सुने हो, पीतल क्या है, जस्ता को गला लो, गर्म करके, और कॉपर को गला लो, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दो, तो नया पदार्थ जो बनेगा उसी को कहते हैं पीतल। मालूम था? अगले वाला चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये समझ गया, ये तो पहले भी बतला चुके हैं पहले वाला पार्ट में। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनके कण लंबी अवधि में एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, यानी दोनों के बीच विसरण की क्रिया होती है और ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल में जस्ता और तांबा का उदाहरण बतला ही दिए हैं। तो इस तरह से तुम लोगों का ये लंबा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले पार्ट में द्रव के सामान्य गुणों का वर्णन।